हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम सैटरडे 1 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एडिटोरियल्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसको हम कवर करेंगे इसमें। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, सब्सक्राइब कर ले और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटी पे, एनसीईआरटी पे। उसको आप जरूर देखें ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो पाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो पहला जो न्यूज है फ्रंट पेज पे, डू नॉट क्लैम्प डाउन ऑन सिटीजंस SOS कॉल्स वाया सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक इंस्ट्रक्शन दिया था स्टेट्स को कि भाई जो फेसबुक या ट्विटर पे या बाकी जगहों पे जो आप पोस्ट कर रहे हैं, सिटीजन जो पोस्ट कर रहे हैं हेल्प के लिए कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, बेड्स चाहिए, तो उसको आप क्लैम, कुछ स्टेट गवर्नमेंट उसको हटा रहे हैं, ट्वीट्स को, उसको है ना, ट्वीट्स को डिलीट करवा रहे हैं। तो ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वार्न वार्न किया इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को, पुलिस को, कि आप उसको क्लैम डाउन नहीं करना, आपको इंफॉर्मेशन और कॉल फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया। जो सिटीजन्स अफेक्टेड है वो कॉल कर रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, बेड्स चाहिए। तो ये हेल्प है, इसको आपको क्लैम्प नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शन दिया था। इसको अगर कोई करता है, पुलिस या गवर्नमेंट को करती है, इसको हटाती है पोस्ट को, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके विरुद्ध आप अगर जा रहे हैं तो उसमें आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट कर सकता है, आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो ये बेसिकली कोर्ट ने कल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कोर्ट ने कि ना ये 1970 के फेमिन में जो है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कारण ही गवर्नमेंट इसको अच्छे से टैकल कर पाई थी। और कंपेयर टू अगर 1918 का पेंडेमिक हम देखें तो वहां पे क्लैम डाउन था इंफॉर्मेशन का, जिसके कारण वो अच्छे तरीके से कंटेन टैकल नहीं हो पाया था। तो एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि भाई फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या हेल्प हो सकता है सिटीजन्स को, कि अगर उनको कुछ जरूरत हो तो वो उनके पास आ सकती है, दूसरे जो NGOs हैं या दूसरे जो वॉलंटियर्स है उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये जो ट्वीट्स अगर कोई कर रहा है, कोई फेसबुक पोस्ट कर रहा है हेल्प के लिए, तो उसको आप डिलीट नहीं करें। नेक्स्ट आपका आज से जो 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। एमिड वैक्सीन शॉर्टेज, स्टेट्स पुट ऑफ रोल आउट फॉर 18 to 45 एज ग्रुप। तो ये इसको अभी तो बहुत सारे स्टेट स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास जो रिक्वायर्ड वैक्सीन चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स ने इसको सिटीजन्स को कहा है कि अभी आप वैक्सीनेशन पे ना आए, जब हमारे पास वैक्सीन हो जाएगा तब हम वैक्सीनेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टेट्स जो है लेस नंबर में आज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जगह स्टेट्स में जो वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब, दिल्ली ने भी कल, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने भी कल इन्फॉर्म किया था कि अभी वैक्सीन हमारे पास नहीं है। वहीं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इस चीज को लॉन्च कर, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया आपका, और मैक्स हॉस्पिटल, इन्होंने कहा है कि हम कुछ सेंटर्स पे वैक्सीनेशन जो है फॉर 18 एज ग्रुप से ज्यादा के लोगों का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल जो है, सेंटर टू ट्रेन डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज। तो ये ना सेंटर ने डिसाइड किया है कि एम्स के हेल्प से जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा इन एसोसिएशन विद एम्स, और जो वहाँ पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको रिक्विजिट ट्रेनिंग दी जाएगी। एम्स उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डॉक्टर्स ऑन अप्रोप्रिएट कोविड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो कोविड को लेकर कैसे आपको करना है, टैकल कैसे करना है, उसको ट्रेन कैसे, कैसे उसको बीमारी का इलाज करना है, वो सब ट्रेनिंग बेसिकली उसको लेकर ने सेंटर ने डिसाइड किया कि एम्स जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा रीजनल लेवल पे, जो एम्स है वहां पे नियरेस्ट एम्स जो है। डॉक्टर्स इन मेनी टाउन्स एंड विलेजेस डोंट हैव एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है टायर 2 सिटीज में, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं कि कैसे कोविड से हमको डील करना है। तो इसीलिए जो एम्स जो है प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये डॉक्टर गुलेरिया ने कल प्रेस ब्रीफिंग में कहा। इसके अलावा इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कल कि जनरली 3 तरह के कैटेगरी ऑफ लोग हैं। वन वेयर दोज हु विथ मिसप्लेस्ड ब्रेवरी हु बिलीव दैट कोविड पेंडेमिक वाज ए होक्स एंड देयर वाज नो नीड टू मास्क अप। जो मास्क अप नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कोविड पेंडेमिक है वो एक होक्स है, गलत है, अफवाह है। दूसरे लोग जो मिसप्लेस्ड फियर हु बिलीव दैट नीडेड एंटीवायरल सच एज रेमडेसिविर। तो ये कुछ लोग जो है रेमडेसिविर का होर्डिंग कर रहे हैं कि भाई हमें रेमडेसिविर चाहिए, उनको सही जानकारी नहीं, मिसप्लेस्ड है फियर, उनका डर अलग है। और तीसरे कैटेगरी के लोग जो सही तरीके से कोविड बिहेवियर को, अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। इसके अलावा बेसिकली तो इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। तो ये देखने की जरूरत है सभी को जो अवेयर कराने की, भाई
मास्क अप करें, सही अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको लाना है, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। इसके अलावा सेंटर ने और गाइडलाइन रिलीज की है कोविड मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन को लेकर के। ज़्यादा कुछ डिफर नहीं, उसमें डिफरेंस नहीं है। ओनली दोज विथ मार्क्ड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज नीड टू बी एडमिटेड। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है चिल्ड्रन के केस में वो सेम आपको जो मैनेजमेंट गाइडलाइन जो है सेम है जो जैसा कि एडल्ट के लिए है, अगर आप होम आइसोलेशन में है तो। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी पासेज अवे। तो कल ये कोविड से कॉम्प्लिकेशंस के कारण इनकी कल डेथ हो गई। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराबजी। पद्म विभूषण भी इनको सम्मान मिला हुआ है, काफी रेपुटेड लॉयर थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, बिफोर मेमोरी फेड्स। तो ये इनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी थी। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये आपने शायद पॉलिटी में पढ़ा, पॉलिटी एक जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑफिस। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री हमारे देश में अगर बात करें तो, और ये संवैधानिक पोस्ट है, मतलब संविधान भी इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 76 के अंदर में। और अटॉर्नी जनरल जो है यूनियन एक्सिक्यूटिव का पार्ट है। यूनियन एक्सिक्यूटिव मतलब आपका हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसी का ये भी बेसिकली एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के। इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इसको अपॉइंट किया जाता है। एंड इनका क्वालिफिकेशन यही है कि जो भी अगर जज एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफाई होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस कुछ फिक्स नहीं किया गया संविधान में। बेसिकली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल 2 साल के लिए इनको अपॉइंट करती है, बाद में एक्सटेंशन भी दिया जाता है, तो कोई फिक्स टर्म नहीं है। रिमूवल की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिकली कोई प्रोसीजर यहाँ पर लिखा नहीं गया संविधान में कि कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तब तक उनको वो अपॉइंटेड रहते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हटाना चाहती है या वो खुद रिजाइन करना चाहते हैं तो वो हट सकते हैं। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते हैं तब तक अटॉर्नी जनरल बने रहते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज क्या क्या है उनकी, क्या क्या राइट्स है उनके। तो ड्यूटीज उनका है बेसिकली कि एडवाइस करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल मैटर्स पे जो उनको प्रेसिडेंट रेफर करते हैं। मान लीजिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट है, पार्टी है, तो उसमें अगर कुछ एडवाइस चाहिए तो वो लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केसेज में या हाई कोर्ट में किसी केसेज में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी है उसमें भी अपीयर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट करते हैं सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर हम राइट्स की बात करें तो उनको राइट टू स्पीक है और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और देयर ज्वाइंट सिटिंग्स और एनी कमिटी। तो किसी कमिटी में, ज्वाइंट सिटिंग में या पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में वो भाग ले सकते हैं, उसमें कह सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं अगर उनको बुलाया जाता है या फिर किसी कमिटी में वो मेंबर है तो। लेकिन राइट टू वोट उनको नहीं है। राइट टू वोट सिर्फ जो है उस पार्लियामेंट के मेंबर्स को होता है, इनको राइट टू वोट नहीं है। इसके अलावा जो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलता है, इम्यूनिटीज होती है, वो सारी इनको भी दी जाती है एज ए अटॉर्नी जनरल। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट के कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसीलिए ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। इनको कोई डिबार्ड नहीं है, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस ही आसानी से कर सकते हैं अपना लीगल प्रैक्टिस। लेकिन वैसे केसेज में जबकि अगर कुछ गवर्नमेंट अफेयर जिसमें पार्टी ना हो। तो ये बेसिकली इनका ड्यूटी और राइट है। और अगर बात करें तो इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो इनको असिस्ट करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे केसेज में जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो इनके बदले कोर्ट में अपीयर होते हैं। और स्टेट की बात करें तो एडवोकेट जनरल इसके करस्पॉन्डिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट में अगर हम बात करें, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो एडवोकेट जनरल वहाँ पे होते हैं। इनका भी जो संवैधानिक पद है ये 165 आर्टिकल में। तो ये बेसिकली सॉलिसिटर जनरल, सॉरी एडवोकेट जनरल के बारे में है, इसका क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है। तो जीएस पेपर 2 में इसके लिए आप इसका नोट्स बना सकते हैं, जीएस पेपर 2 में आपको काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, द स्टेट हैड फेल्ड टू प्रोटेक्ट लाइफ टू लाइफ। तो ये कोर्ट ने कहा है, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वक्तव्य दिया था कि ये जो राइट टू लाइफ है पीपुल का, बेसिकली राइट टू लाइफ ऑफ सिटीजन, जो अभी देख रहे हैं कोविड में आप उनकी जान बचा नहीं पा रहे, उनका इलाज सही से नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक राइट टू लाइफ का पार्ट है। राइट टू लाइफ क्या है आपका, आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ ऑफ पीपल गारंटेड अंडर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है स्टेट की ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्ट करे, उसको रखे, जबकि स्टेट यहाँ पे फेल हो रहा है इस चीज में। फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक, ये सारे फंडामेंटल राइट जो स्टेट्स को इसको प्रोटेक्ट करना होता है, स्टेट से अवॉइड होना है, और सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का काम है कि ये इसको इन्फोर्स कराए।
इसी पे बेसिकली इन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ है ये, मेडिकल ट्रीटमेंट या जो उनका जो केयर है इसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी हाल में। तो फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर 2 में, इसका हमारा पूरा प्लेलिस्ट है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, उसको क्लिक करके आप फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में, सारे आर्टिकल्स को डिटेल में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है एडिटोरियल है फेल्ड बाय इनसेंसिटिविटी इनकम्पिटेंस। तो ये बेसिकली ना जो हमने कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो ट्वीट्स को लेकर डिलीट करने के लिए कहा कि भाई जो अभी जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप जो है इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया से हटा नहीं सकते हैं, तो उसी पे इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ स्पेशली यूपी गवर्नमेंट ने कुछ ट्वीट्स जो एज ए हेल्प ट्वीट जो कुछ किए गए थे उसको हटाने के लिए कहा था। तो इसी के ऊपर बेसिकली है, और बाकी जो ऐसे गवर्नेंस को लेकर इन्होंने कहा है कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटिकल ज्यादा है इसमें, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट का जो एडिटोरियल है द राइजिंग सन इन इंडिया जापान रिलेशंस। तो ये बेसिकली इंडिया जापान रिलेशन जो है उसको लेकर के कुछ पॉइंट्स कहा गया है इसमें कि क्या जो अभी जो वहां पे क्या है, नए जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स जो अपॉइंट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर सुगा, योशिंगे सुगा, तो ये इसके पहले शिंजो आबे थे, इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन था इंडिया का। तो अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर है इनके साथ क्या रिलेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा रिलेशन रहना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे इसमें कहा गया है। इसके पहले ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पूरा यूएस और जापान रिलेशन के बारे में, जापान मीटिंग के बारे में कहा गया है। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जापान रिलेशन में क्या क्या आगे की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या किस किस सेक्टर में कॉर्पोरेशन होना चाहिए। तो ये जो जीएस पेपर 2 में आपका इंटरनेशनल रिलेशन है आईआर, उसमें आप इस पॉइंट को इंडिया जापान रिलेशंस में लिख सकते हैं, उसके लिए नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली एक्सपेक्ट कर सकता है, इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है टोक्यो से, जापान से। पहला तो कंटिन्यूएशन ऑफ द बैलेंसिंग सिक्योरिटी पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, जो पहले से शिंजो आबे के समय में चल रहा था, कि सिक्योरिटी पॉलिसी अगेंस्ट चाइना दैट बिगेन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शिंजो आबे 2014 में प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टार्ट हुआ था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बैलेंसिंग जो है सिक्योरिटी पॉलिसी ये चलता रहेगा। इंडिया जो है अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री पैक्ट्स है इंडिया का, जैसे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट है जापान के साथ। फ्री एंड ओपन, जो टोक्यो का सपोर्ट रहा है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। उसके अलावा जापान के साथ हमारा क्वाड में अच्छा रिलेशन है। तो ये सब जो बेसिकली एक एक्सपेक्ट है सिक्योरिटी का, तो ये आपका हो गया सिक्योरिटी के एक्सपेक्ट में, सिक्योरिटी सेक्टर में। दूसरा आपका टेक्नोलॉजी को लेकर के कॉपरेशन, जो टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी में हम बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, इसमें इंडिया जापान जो है कॉपरेशन और आगे बढ़ा सकता है। एक्सपेंड फंडिंग इन लाइट ऑफ चाइना एफोर्ड मेंशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो चाइना जो है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चला रहा है बेसिकली। इसने जो है चाइना ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है इमेजिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का अपनी बात कही है। तो इसको देखते हुए इंडिया जापान को भी फंड जो बढ़ाने की जरूरत है टेक्नोलॉजी के केस में, ताकि हम चाइना पर डिपेंडेंट ना रहे और अलग जो है उस चीज को हम डेवलप कर सके टेक्नोलॉजी के फेज में। तो ये आपका दूसरा हो गया रिलेशन टेक्नोलॉजी का। और जो कंसर्न है, इन्होंने कहा कंसर्न जो है एक तो डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के है, और दूसरा जो है इंडिया ने अभी तक बुदापेस्ट कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसको लेकर के कंसर्न है इंडिया जापान के बीच में। तीसरा रिलेशन किस सेक्टर में हम कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये तीसरा सेक्टर हो सकता है इंडिया जापान को रिलेशन के केस में। जैसे कि जापान जो अभी इसमें क्या स्कोप है ये बताया गया है। जापान जो है अभी भी 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ट्रेड वॉल्यूम से इंडिया जापान के बीच में वो तकरीबन एक 1/5 है, 20% है जो इंडिया चाइना का जो ट्रेड है। तो अभी भी इसमें काफी स्कोप है, इसको बढ़ाने का स्कोप है, तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए इंडिया जापान के रिलेशन में। मेक इन इंडिया हो गया, जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट हो गया, और जापान ने और भी बहुत जगह इन्वेस्ट किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में, तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया, तीसरा सेक्टर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स। और चौथा जो है फाइनली इवॉल्विंग ज्वाइंट स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स की थर्ड कंट्रीज एंड मल्टीलेटरल बॉडीज। तो ज्वाइंट स्ट्रेटेजी इंडिया जापान जो एक साथ कर सकता है, तीसरे देश में अपना एक अलग फोरम बना के वहां पे हम हेल्प कर सकते हैं। प्रीवियसली भी इंडिया जापान ने बेसिकली कुछ कुछ जो किया है कोलैबोरेशन में एक साथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान और अफ्रीका में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया इंडिया जापान ने मिल करके। वाइटल एड दिया गया म्यांमार को, श्रीलंका को, एंड हैमरिंग आउट ए कॉमन एसोसिएशन
ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आउटरीच पॉलिसी। तो ये सब बेसिकली इंडिया चाइना ने ऑलरेडी किया है, तो इसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है कि थर्ड कंट्रीज में, थर्ड दूसरे देशों में इंडिया जापान साथ में मिलकर कैसे वहां पे डेवलपमेंट कर सकता है और अपना जो वर्चस्व जो है बढ़ा सकता है, चाइना को टैकल कर सकता है। तो ये बेसिकली चार सेक्टर्स है, चार जो एरिया है जिसमें कि इंडिया जापान कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। इसको आप आंसर में लिख सकते हैं जीएस पेपर 2 आईआर में कि भाई इंडिया जापान रिलेशन में और आगे क्या किस चीज में बढ़ा जा सकता है, किस फील्ड में कोऑपरेशन और अच्छा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल अ टाइमली वार्निंग। ये बेसिकली जो है अभी हमने देखा फ्रंट पेज पे कि एससी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि क्लैम डाउन आप नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन का, जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसको आपको हटाना नहीं है। तो ये बेसिकली जो है सबने देखा कि यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो अभी इंस्ट्रक्शन दिया था कि स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड करते हैं या रूमर स्प्रेड करते हैं तो आपको एनएसए के अंदर में आपको डिटेन किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है। तो इस चीज से डील करने के लिए बेसिक अच्छा डिसीजन है। तो इसी के बारे में कहा गया इसमें, who heads the bench remarked any claim down information is contrary to basic percepts, necessity of free flow of information during grave crisis। तो ये बहुत जरूरी है और ये हमने देखा 1970 फेमीन के केस में भी ये इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है काफी हेल्प किया था फेमीन को टैकल करने में। इसके अलावा इन्होंने अमर्त्य सेन का एक थ्योरी की बात की है जिसमें कहा गया है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी सच एज फ्री प्रेस एंड द नीड फॉर टू फेस द पीपल एट इलेक्शंस एंड रेस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हेल्प प्रिवेंट फेमिन्स। तो ये बेसिकली इन्होंने इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्फॉर्मेशन को आप रोकना ठीक नहीं है, इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए, लोगों अगर कोई हेल्प मांग रहे हैं सोशल मीडिया पे उसको दबाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये बेसिकली कोविड फैक्ट्स को लेकर के है। अगर हम बात करें तो इंडिया का डेथ टोल जो है एज ए फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज लोअर देन दैट ऑफ सेवरल कंट्रीज। तो ये बेसिकली अगर हम कितना परसेंट जो डेथ हो रही है वो अभी भी सब काफी कम है इंडिया के केस में। ये कहना है इसमें कि अगर इंडिया की बात करें तो पर मिलियन पॉपुलेशन हमारा डेथ काउंट जो है 150 है। बाकी अगर तीन जो हाईएस्ट डेथ जहाँ रिकॉर्ड हुआ वहां पर यूएसए जैसे हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए, मैक्सिको और ब्राजील में सबसे हाईएस्ट डेथ रिकॉर्ड हुआ पर पॉपुलेशन, तो वो है 1600 टू 1800 डेथ बिटवीन देम। तो ये वहां पे काउंट था। यहाँ इंडिया की बात करें तो 150 पर मिलियन पॉपुलेशन डेथ है, तो ये भी कम है। लेकिन इसको अभी इसमें कहा गया कि बहुत सारा जो है इसमें डेथ जो है अंडर काउंटिंग हो रहा है, बेसिकली छुपाया जा रहा है डेथ। गुजरात की इन्होंने बात की है कि 78 ऑफिशियल डेथ था, लेकिन जबकि अगर हम देखें तो 689 बॉडी जो है वहाँ क्रीमेट हुई या दबाए ब्यूरिड हुआ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, मतलब इनको कोविड हुआ था, कोविड के कारण इनका डेथ हुआ है। तो ये बेसिकली काउंट जो है हम काफी कम है यहाँ पर। तो उसको हमें देखना चाहिए कि हमें इस चीज को लेकर के भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारा डेथ काउंट काफी कम है और हम अच्छा हम रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो है आर्टिकल, इंडिया फर्स्ट कंट्री टू रिपोर्ट 4 लाख केसेज इन सिंगल डे। तो इंडिया जो पहली देश है यहाँ पे रिपोर्ट जो है कल 4,08,323 केसेज रिपोर्ट हुए कोविड के, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पेंडेमिक के शुरू से, किसी भी देश में इतना रिपोर्ट नहीं हुआ है केस। और डेथ जो है 3464 जो है डेथ रिकॉर्ड हुआ था कल। और टेस्टिंग की अगर बात करें तो 19,20,107 सैंपल टेस्टेड हुए थे, जो अच्छा रिकॉर्ड है एक तरह से। तो इसको देखते हुए यहाँ पे कहा गया कि जो इंडिया का केसेस काफी बढ़ रहा है, अभी भी पीक आना जो है कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि पीक कब आएगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, आर्म्ड फोर्सेज गेट पावर फॉर रिलीफ वर्क। ये आर्म्ड फोर्सेज को स्पेशल पावर दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा में कि उनको फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया गया है ताकि वो जो अपने स्तर पे खर्च कर सके अगर कुछ जरूरत हो, जैसे कि एडिक्वेट क्वारंटीन फैसिलिटी आपको एस्टेब्लिश करना है वो कर सके, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर सके, अंडरटेक प्रोक्योरमेंट, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, आइटम्स, मटेरियल्स एंड स्टोर्स, बिसाइड प्रोविजनिंग ऑफ वेरियस सर्विसेज इन वर्क रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द ऑनगोइंग एफर्ट। तो इसके लिए बेसिकली कि काम जल्दी से तेजी से हो सके, हर डिसीजन के लिए मिनिस्ट्री के पास फाइल नहीं जाए, तो इसके लिए इन्होंने पावर डेलीगेट कर दिया है नीचे लेवल पर डिफेंस मिनिस्टर ने। कुछ लेवल पे फुल पावर दिया गया, उसके नीचे लेवल 50 लाख का पावर है, उसके और नीचे लेवल पर 20 लाख तक का पावर दिया गया है ताकि फास्टर जो है रिलीफ वर्क किया जा सके। तो ये बेसिकली इसको आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी में जो है आप लिख सकते हैं जीएस पेपर 2 में कि कैसे उसको इफिशियंसी को हम बढ़ा सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन करके, डीरेगुलेशन करके हम उसको सॉरी और डिसेंट्रलाइज करके और पावर जो है नीचे पास ऑन करके हम उस चीज को इकोनॉमिक ये जो पेंडेमिक से हम डील कर सकते हैं। और जो
स्पीड है काम का उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये एक सजेशन के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं और केस स्टडी के तौर पे इस ऑर्डर को आप लिख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट आपका जो है मार्च से कोर सेक्टर सीज रिबाउंड ऑन बेस इफेक्ट। तो ये कोर सेक्टर का जो अभी आउटपुट इन आपका वैल्यू आया है वो आपका है कि 8 कोर सेक्टर्स जो है वो 6.8% ग्रो किया है मार्च में, आफ्टर ए फॉल ऑफ 3.8% फरवरी। 3.8% का फॉल था फरवरी में और 6.8% ग्रोथ दिखाया मार्च में, तो काफ़ी अच्छा है। लार्जली बाय द बेस इफेक्ट फ्रॉम मार्च 2020। तो बेस इफेक्ट का ज़्यादा इसमें देखा जाएगा कि मार्च 2020 में का बेस लेकर के इसको नापा गया है, तो इसमें बेस क्योंकि ऑलरेडी वो निगेटिव था, इसीलिए बेस इफेक्ट के कारण जो हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो कोर सेक्टर में से स्टील, सीमेंट, सिटी और नेचुरल गैस जो है इसमें डबल डिजिट इंक्रीज देखा गया है, जबकि अदर जो 4 सेक्टर हैं कोल, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम में इसमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। और कोर सेक्टर की बात करें तो इसका 40% वेटेज होता है तकरीबन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये भी एक इंडेक्स है जो कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ देखता है इंडिया के केस में। तो ये इसके बारे में बता दूं आपको कोर सेक्टर क्या होता है। कोर इंडस्ट्रीज बेसिकली मेन और की इंडस्ट्रीज है इकोनॉमी की, जिसको हम कोर्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये इसमें 8 सेक्टर आते हैं इंडिया में। अगर हम बात करें जो सेक्टर ये जो कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है, have a major impact on general economic activity and also industry activity, significantly affect most other industries। तो ये दूसरे इंडस्ट्रीज को भी अफेक्ट करते हैं। अगर इनका ग्रोथ होता है इन 8 सेक्टर्स का अगर ग्रोथ होता है तो बाकी भी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हम देख सकते हैं बेसिकली, इसीलिए इसको कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसका जो इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो इसमें 8 इंडस्ट्रीज आते हैं। इसका जो इंडेक्स का जो प्रिपेयर किया जाता है, जो रिलीज होता है, वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट DPIIT इसको निकालता है हर साल, जो भी हर महीने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत ये जो आपका डिपार्टमेंट आता है। बेस ईयर 11-12 है इसमें। ये IIP के 12 दिन पहले जनरली रिलीज किया जाता है ताकि पता चल सके कि IIP में कोर इंडेक्स में क्या परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो एडवांस इंडिकेशन मिलता है इससे प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये क्योंकि और ये भी जो बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज जो है 40, जैसे हमने देखा 40.3% जो है तकरीबन ये इन IIP का पार्ट है। ये इसका वेटेज इसमें होता है IIP का। IIP में 40.3% वेटेज है 8 इंडस्ट्रीज का, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एक एडवांस बताता है। एक तरह से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि IIP में कैसा आने वाला है, IIP का रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो ये 8 इंडस्ट्रीज का ये वेटेज देख लीजिए आप, 8 कोर सेक्टर का। पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा वेटेज 28.4%, इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद आता है स्टील। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इनको आप सजाइए डिपेंडिंग ऑन डिक्रीजिंग वेटेज या इंक्रीजिंग वेटेज। तो इसको आपको जानना जरूरी है कि वेटेज इनका कैसे कैसे है। तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये इनका वेटेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये जो बेसिकली 40%, 40.3% IIP में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। कोरा पे भी इसका आप डिटेल रिव्यू पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।